सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत शानदार रणनीति के साथ, एक शानदार स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं, अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी विनर्स जानते हैं, यदि समय का सही उपयोग नहीं हो, सफलता संदिग्ध हो जाती है। आज का ये डाउट सेशन, ये 34वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 33 शानदार डाउट सेशंस कर चुके हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से उनको देखा होगा, और यदि नहीं देखा है, 1 से लेके 33 तक जो डाउट सेशन हैं आप लोगों को देखने चाहिए, बहुत उपयोगी हैं। आज की इस डाउट सेशन में हम डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस लेंगे। आज के सेशन में हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा विनर्स वर्ल्ड पर रोजाना देता हूं। यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में डालता हूं प्रैक्टिस के लिए। आज के सेशन में उन्हीं सब क्वेश्चंस को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा भाई उन क्वेश्चंस को? क्योंकि जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूं तो आप उनके आंसर्स करते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को डिटेल से समझाइएगा, इसका ये आंसर क्यों हुआ, इसका कॉन्सेप्ट समझाइएगा। तो मुझे लगा कि जब आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो फिर उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना भी बहुत आवश्यक है, अदरवाइज फिर अनावश्यक कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि कंफ्यूजन नहीं हो, कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन करने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद, प्रैक्टिस के बाद, टेस्ट के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप उसके कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझ लेते हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस या फिर प्री के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। एक एक क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों ही समझाया था, और कल परसों ही आप लोगों को ये मैंने टेलीग्राम पे डाला था। तो आज हम इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। गोज होना चाहिए, है ना? ही गोज टू डैश 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 स्कूल बाई बस। ये आर्टिकल के दो कॉन्सेप्ट हैं इस अकेले क्वेश्चन में। इस अकेले क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आप ठीक ढंग से समझिएगा। पहला वर्ड जो है वो स्कूल, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप बताना। देयर इज स्कूल नियर माई हाउस। एक सेंटेंस देखिएगा, एक एक सेंटेंस को समझेंगे। जब आप अच्छे एग्जांपल्स लेंगे तब चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी। दूसरा देखिएगा, आई गो टू डैश 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 स्कूल डेली। तीसरा लिखिएगा, एक सेंटेंस और लिखिएगा, माई चिल्ड्रन आर स्टिल डैश स्टिल एट डैश 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 स्कूल। ठीक, तीन सेंटेंस हैं आपके पास। तीनों सेंटेंस में आप पे जब इनके आंसर्स करेंगे तो फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला देखिएगा, देयर इज स्कूल नियर माई हाउस। मेरे घर के पास स्कूल है। यहां जो वर्ड स्कूल है ये अपने प्राइमरी फंक्शन को इंडिकेट नहीं कर रही है।
ये एक के बिल्डिंग के रूप में है और यहां है इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, देयर इज अ स्कूल नियर माई विलेज। मेरे घर के पास एक स्कूल है। A new school is being constructed in this village. एक नई स्कूल इस गांव में बनाई जा रही है। We need to construct a new school in this village. हमें इस गांव में एक नई स्कूल बनाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में स्कूल के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हम सभी काउंटेबल सिंगुलर के साथ करते हैं इसी प्रकार से स्कूल के साथ भी किया जाना चाहिए। तो इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गई बात भी। दूसरा देखिएगा, आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। यहां स्कूल जो है वो या तो किसी टीचर के लिए बताई जा रही है, यानी आई या तो कोई टीचर है या फिर कोई क्या है, स्टूडेंट है। ऐसी स्थिति में यहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे और कौन कौन से नाउन्स हैं, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोग इसका ठीक ढंग से रिवीजन कर लें। जैसे चर्च है, चर्च कह दो, टेंपल कह दो, चर्च कह दीजिएगा, टेंपल कह दीजिएगा, प्रिजन कह दीजिएगा, जेल कह दीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो हैं इनके साथ भी यदि इनके प्राइमरी फंक्शन के लिए इनको प्रयोग किया जाए तो फिर इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनके साथ क्या नहीं करेंगे भैया आप, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात भी। चलो तीसरा देखिएगा, माई चिल्ड्रन आर स्टिल एट स्कूल। मेरे बच्चे अभी भी कहां हैं, स्कूल में हैं। इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि मेरे बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी वो छोटे हैं, 10 साल के, 12 साल के। कोई आपसे पूछे कि भी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप उनको कहें कि साहब अभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है, यहां क्रॉस लिखना है, माई चिल्ड्रन आर स्टिल एट स्कूल लिखेंगे आप पे। यहां भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो ये सबको पता है, मुझे अच्छे से जानकारी है कि जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं उनमें से अधिकांश बच्चों को पता है कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, इनका यदि प्राइमरी फंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस अगर इस प्रकार के आ जाएं, जैसे तीसरे वाला सेंटेंस था, तो हो सकता है ये सेंटेंस आप लोगों के लिए नया हो, तो आप इस एग्जाम्पल को क्या कर लें, नोट कर लें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस हिसाब से यहां ही गोज टू स्कूल, यहां कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात भी। दूसरा देखिएगा, बाई बस। ठीक है, बाई बस, इसको भी समझते हैं। क्या बस के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है? इसके लिए भी मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, आप फिर उनका अंतर समझेंगे। जैसे ही बॉट ए न्यू बस लास्ट ईयर। ही बॉट ए न्यू बस लास्ट ईयर, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, शी goes to office, she goes to office by bus, by bus, एक ये है। ठीक है, सी goes to ऑफिस, इसमें भी कुछ नहीं आएगा ऑफिस से, जैसे स्कूल है उसी तरीके से ऑफिस है। ही goes to ऑफिस बाई बस, तो यहां बाई के साथ किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। आप यहां बाई ए बस नहीं लिखेंगे, बाई द बस नहीं लिखेंगे, बाई द ट्रेन नहीं लिखेंगे। रूल क्या है वो समझिएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यदि आप इनका प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं, ट्रेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फिर इनके साथ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ही ही he goes to his village, he goes to his village by train। क्या नहीं लिखेंगे आप यहां, by that train नहीं लिखेंगे,
बाई ए ट्रेन नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ भी आप पे नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी बात भी? बाई एयर, बाई वोटर, बाई ट्रेन, बाई बस, इस प्रकार से यहां किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि यहां भी क्रॉस आएगा और यहां भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। इन दोनों में क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा भाई। समझ में आ गई होगी बात भाई? क्लियर है? हमने ये तय किया है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, खूब सारे क्वेश्चंस देता हूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, ग्रामर के, लिटरेचर के, खूब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रोजाना टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस के लिए देता हूं। आप लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और फिर जब 5-4 दिन हो जाएंगे तो उन सभी क्वेश्चंस को एक दिन यहां आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत होते रहे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं अब इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज टू मैनेज विद मनी ही अर्न्स। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। आंसर करो भाई इसका। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो फटाफट आंसर कीजिएगा, आज की इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर पढ़ाई में बहुत मन लगता है। देखिएगा, आप आंसर करो जब तक मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं। ये वर्ड जो है यहां MANAGE, इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये भी लिख दो साथ साथ। इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा इस वर्ड का, इसका आंसर कीजिएगा, और इस वर्ड का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होगा इसका। ठीक है, दिख रहा क्या है, मैनेज। क्या नहीं है, मैनेज नहीं है, क्या है, मैनेज है। और इसीलिए इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप में से ज्यादातर लोग इसको क्या करेंगे, मैं, ने और जय, मैनेज कर देंगे। अभी तक ज्यादातर बच्चे बोलते भी क्या है, इसको मैनेज बोलते हैं, जबकि क्या होना चाहिए, इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है बेटा, इसका मैनेज है। मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं, जब आप लोग के ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लिटरेचर का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि साहब इसका क्या हो सकता है, तो तुरंत डिक्शनरी निकाल के उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेना चाहिए, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना चाहिए। अंग्रेजी को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। He has to manage with the money he earns। तो इसमें क्या आएगा देखिएगा, ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है द फ्यू। द फ्यू आ सकता है क्या, द फ्यू नहीं आ सकता, और इसकी वजह यह है कि द फ्यू का प्रयोग जो किया जाता है वो काउंटेबल प्लूरल के साथ किया जाता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ किया जाता है। जबकि यहां जिस नाउन के साथ हमें करना है वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। अब हमारे पास ऑप्शन है लिटल, द लिटल और ए लिटल। इन तीनों में से हमें प्रयोग करना है। मैं कई बार कह चुका हूं आप लोगों से बात कि डिटरमिनर्स में आपको ईच, एवरी, सम, एनी, लिटल और फ्यू, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से तैयार कर लें। अलग अलग क्वेश्चन से अपने आप को चेक कर लें कि मैं इनका ठीक से आंसर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ही हैज टू मैनेज द मनी, उसको उसी पैसे से मैनेज करना होगा जो, इसी पैसे से, कौन से पैसे से, जो वो कमाता है। ठीक है, इसलिए मनी जो है, कौन से मनी की बात कर रहे हैं हम, दैट ही अर्न्स। यहां दैट भी लगा सकते थे हम, क्या लगा सकते थे, दैट। कैसे हो जाता है सेंटेंस, ही हैज टू मैनेज विद मनी दैट ही अर्न्स। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तब भी यहां क्या लिखना पड़ेगा आपको, दै लिखना पड़ेगा। ही हैज टू मैनेज विद द मनी ही अर्न्स, तब भी ठीक है। यानी ये जो वर्ड आपका नाउन है,
ये डेफिनिट हो गया है। कैसा हो गया है ये? डेफिनिट हो गया है। और डेफिनिट नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब हमारे पास इनमें से कौन से का करें हम? इनमें से करेंगे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? यहां द लिटिल लिखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे समझना चाहिए। एक तरीका और भी है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि द लिटिल का मतलब थोड़ा सा लेकिन पूरा का पूरा, थोड़ा सा लेकिन पूरा का पूरा। उस स्थिति में भी आपको क्या लिखना है? द लिटिल लिखना है। ही हैज टू मैनेज विद द लिटिल मनी ही अर्न्स। थोड़ा बहुत पैसा वो जो कमाते हैं उसी से उसको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? द लिटिल हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, आप उसको देखिएगा। ही हैज टू मैनेज with money as he could not get from his friends। ऑप्शन आपके पास वही है। He has to manage with money as he could not get from his parents। यहां एनी भी आ सकता है। He could not get any from his parents या फिर फ्रेंड्स जो भी है। ऑप्शंस आपके पास वही हैं। कौन से? ये जो लिखे हो आपके पास, द लिटल, लिटल और ए लिटल, ये तीनों आंसर आपके पास। ही हैज टू मैनेज विद अ लिटिल मनी। क्यों? मैनेज तो करना पड़ ही रहा है उसको, भाई मैंने कुछ तो होगा ही उसके पास। अब इसमें नेगेटिव सेंस तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है इसमें बिल्कुल? क्योंकि इसमें वो मैनेज कर रहा है। इसका मतलब यदि उसके पास कोई पैसा नहीं हो तब तो मैनेज कैसे करेगा? इसका मतलब उसके पास कोई बहुत थोड़ा सा पैसा है और उसके दोस्तों से उसको कुछ नहीं मिला, इसलिए जो थोड़ा सा पैसा उसके पास है तो उसी से उसको अपन क्या लिखेंगे? इसमें ए लिटिल लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? द लिटिल नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? ए लिटिल। ये क्वेश्चन समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा समझ लो। क्या कह रहा है? ही हैज टू मैनेज विद अ लिटिल मनी एज ही कुड नॉट गेट एनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। के फ्रेंड से उसको पैसा नहीं मिला, इसलिए उसको थोड़े से पैसे ही से ही क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया अभी ये बात भी? चलो, अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, यहां से देखिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस मनी की जगह यदि आपको मिल जाते रुपीज, इस मनी की जगह क्या मिल गया आपको? रुपीज मिल गया। अब आंसर लिखिए आप इसका। मनी की जगह हमने क्या लिख दिया? रुपीज लिख दिया। ही हैज टू मैनेज विद रुपीज ही अर्न्स। लिखिएगा, रुपीज है। रुपीज कैसा नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हमें दैफ्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, रुपीज आते ही किसका प्रयोग करेंगे? दैफ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। DSSB TGT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप आंसर कीजिएगा भाई इसका। बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हरीश। ऑप्शंस आपके पास हैं, वन ऑफ द, नाइदर ऑफ, ऑल द और एवरी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पे कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व कीजिएगा। दिखने में बहुत छोटा सा दिखता है। देखिएगा आप, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। 150 में से ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। छोटे छोटे दिखने वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत अटपटे जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या मुश्किल से 2 4 5 होती है। आपको वो भी तैयार करने चाहिए, लेकिन आपका बेस जो है, आधार है, वो मजबूत होना चाहिए। आंसर करो बेस का। बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश। चलो शुरू करते हैं। वन ऑफ द आ सकता है क्या? अगर हम यहां लिख दें वन ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश, सही है क्या ये? चलो देखते हैं, एक बार समझते हैं।
वन ऑफ द को समझो आप लोग, क्या होता है वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं ये। मैं ऐसा नहीं करा कि कोई बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां समझा रहे हैं, नहीं, आसान चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें ये आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो थोड़े से ही हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, नहीं, कॉन्सेप्ट तो फिक्स है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे ये समझना है। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, वो एक वचन होती। क्यों होती है? इसमें ऑफ से पहले वन जो होता है वास्तव में सब्जेक्टिव वन होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, one of the boys dash 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 was or were standing there. One of the boys was or were standing there. ध्यान से समझिएगा बच्चों को, इसमें वन के अनुसार वर्ब आएगी और यहां क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? यदि वन के स्थान पे यहां टू लिख दें तो जरूरी थोड़ा ना वन ही लिखेंगे। टू ऑफ द बॉयज अगर ये हो जाए, टू ऑफ द बॉयज वॉज और वर, आगे जो कहते हैं स्टैंडिंग देयर, अब क्या लिखेंगे हम, टू है, अब वन नहीं है, कितने हैं, दो हैं, तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऊपर वापस समझिएगा, वन ऑफ द के बाद, यहां समझिएगा इसको, वन ऑफ द है, वन ऑफ द के बाद नाउन जो है वो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, जो कि बुक्स है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द टेबल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंग जो वर्ब है ये वर्ब प्लूरल है। वर्ब कैसी है बेटा, ये प्लूरल है, जबकि वन ऑफ द के बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, जैसा कि हमने यहां लिखा हुआ है। यहां क्या आना चाहिए था, यदि वन ऑफ द लिखवा रहे थे तो ये बिलोंग नहीं, क्या होना चाहिए था, बिलोंग्स होना चाहिए था, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, जबकि ऐसे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब वन ऑफ द जो है वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। चलो भाई, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा, तो फिर आगे बाद में बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, राहुल इज one of the boys who dash want or wants to go there। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है, राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु वांट और वांट्स टू गो देयर। ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जब भी ये क्लास हो जाए उसके बाद लिख देना, अभी लिख दो, कभी भी लिखें, लेकिन ये आप सभी विनर्स के लिए एक होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नाइदर ऑफ की स्थिति क्या बनती है। अब आते हैं किस पे, नाइदर ऑफ में, नाइदर ऑफ हो सकता है क्या इसका आंसर, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। नाइदर ऑफ को भी समझते हैं। नाइदर ऑफ के बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल होता है। नाउन जो आता है वो प्लूरल होता है, क्यों, नाइदर ऑफ का मतलब तो दो के बीच की बात। कितने के बीच की बात है, दो की बात वो कर रहा है। नाइदर का मतलब तो यहां प्लूरल आएगा तभी तो दो होगा। जैसे नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चंस आएगा। नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस डैश 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 वाज और वर डिफिकल्ट
was or were difficult. Neither of the questions was or were difficult. तो इसमें क्या लिखेंगे हम यहां? वही बात है वन ऑफ द वाली, नाइदर ऑफ के बाद ये प्लूरल आ गया, लेकिन यहां वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी. नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस was very difficult. इनमें से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था. यानी वर्ब यहां भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए. जबकि यहां वर्ब जो है वो कैसी है? इसलिए ये भी नहीं होगा. कौन सा नहीं होगा? नाइदर ऑफ भी नहीं होगा. अब चलते हैं अपन ऑल द. ऑल द के बाद चलते हैं ऑल द स्टूडेंट्स. all the students sitting there is or are from यूपी. और यहां आपको लिखना है is और are. all the students sitting there is और are लिखेंगे क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स के साथ अब हमें क्या लगना है? आर लिखना है. आर फ्रॉम यूपी. वो कहां से हैं? यूपी से हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द बुक्स हम इसमें लिख सकते हैं. ऑल द बुक्स हम इसमें लिख सकते हैं. ऑल द बुक्स लिखा हुआ है ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश. जो भी किताबें टेबल पे रखी हुई हैं वे किसकी हैं? हरीश की हैं. एवरी नहीं आ सकता. एवरी के बाद कभी भी क्या नहीं आता है? बुक्स नहीं आता है. तो चीजों को इस प्रकार से आप समझोगे तो अभी समझने में आपको टाइम लग रहा है. जब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं तब आपको टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएंगी जब आप इन चीजों को कई बार सुन लोगे. कोर्स के दौरान आपने सुना है, वहां पढ़ाया गया तब आपने सुना, फिर टेस्ट के दौरान आपने सुना है, फिर यहां डाउट सेशन के दौरान आप सुन रहे हो. तो ये बातें दिमाग में आपके इस तरीके से फीड हो जाएंगी कि आपको आधी रात को भी कहीं पूछा जाए तो आप कह दोगे नहीं नहीं इसका आंसर ये होना है. इसलिए बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिएगा, नए नए क्वेश्चंस के साथ कीजिएगा. बड़ा अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी. नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 के संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में पूछा हुआ है. शी हैड ओनली रिफ्यूज लेफ्ट. शी हैड ओनली रुपीज. तो पहले तो नाउन कैसा है? प्लूरल है. इसका मतलब लिटल नहीं आ सकता है और मच नहीं आ सकता है. ये दोनों नहीं आ सकते भाई. ना तो कर ही सकते हैं हम, क्या दिक्कत है इसमें? हमें समझ में आ गया रुपीज है. और लिटिल का प्रयोग किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है. मच का प्रयोग किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है. इसलिए इन दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता. या तो फ्यू का होगा या फिर किसका होगा? एफ यू का होगा. मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि जब ओनली हो और उसके बाद आपको फ्यू और एफ यू या देफ्यू में से करना हो तो आप बिना सोचे समझे क्या लिख दें? एफ यू लिख दें. Only a few students were present there. Only students could pass that examination. Pass that examination. Could pass that. क्या लिखेंगे यहां? ओनली द फ्यू स्टूडेंट नहीं लिखेंगे. देखिएगा, ओनली द फ्यू नहीं लिखेंगे, फ्यू भी नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? ओनली ए फ्यू स्टूडेंट. केवल थोड़े से बच्चे. ये ओनली जो है ना, ये कहीं न कहीं सकारात्मक की तरफ इशारा करता है. ओनली, केवल. अब आप केवल बता रहे हो, इसका मतलब 2 4 5 तो होंगे ही ना. केवल 5 बच्चे एग्जाम पास कर सके, केवल 3 बच्चे एग्जाम पास कर सके. कभी ऐसा कहता है केवल 0 बच्चा एग्जाम पास कर सका, ऐसा नहीं कहते हैं. इसलिए हमें ओनली के साथ क्या लगाना चाहिए? अगर अनकाउंटेबल है तब तो क्या लिखेंगे? अ लिटिल. ओनली अ लिटिल मनी कुड बी सेव्ड. ओनली अ लिटिल मनी कुड बी सेव्ड लिख दो, वाज लिख दो. ओनली अ लिटिल मनी कुड बी सेव्ड. केवल थोड़ा सा पैसा बचाया जा सका. ओनली अ लिटिल मनी. क्या लिखेंगे? अ लिटिल लिखेंगे. समझ में आ गई बात? ये पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ. देखो ये भी
कब पूछा हुआ है? 2018 में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। तो इसमें क्या आना चाहिए? ओनली ए फ्यू। क्या लिखेंगे आप इसमें? ओनली ए फ्यू रुपीज लेफ्ट। सी हैड ओनली ए फ्यू रुपीज लेफ्ट। चलो एक आंसर और लिखेगा आपके पास। क्वेश्चन है आपसे, ये जो क्वेश्चन सेंटेंस आपको दिख रहा है कौन से टेंस का है? ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का आपको बताना ये है कि कौन सा टेंस है। बता देंगे? बताना भाई कौन सा टेंस है। लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कौन सा टेंस है। इस प्रकार का होमवर्क आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि 4-5 क्वेश्चन आज मिल जाएं, ताकि आप पे इस क्लास के साथ साथ कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में भी जान सकें। चलो अभी नेक्स्ट 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टू बी सेलेक्टेड फॉर द फाइनल मैच। आई हैव a list of the students। मेरे पास एक लिस्ट है उन प्लेयर्स की। स्टूडेंट्स ने क्या लिखा हुआ? प्लेयर्स लिखा हुआ है। हु टू बी सेलेक्टेड फॉर द फाइनल मैच। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आप लोगों को दिया था तो उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, उसमें ये क्या नहीं लिखा हुआ था? टू नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ दिख रहा था। ठीक है, अब हमने इसको सही करके लिखा आपके साथ। बताओ भी क्या है इसमें। नियम ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु से पहले कौन है? प्लेयर्स है, और प्लेयर्स के साथ क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। प्लेयर्स के साथ क्या आना चाहिए? इज भी नहीं आना चाहिए, वॉज भी नहीं आना चाहिए, एम भी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर आना। क्लियर हो गई बात भाई? समझ में आया या फिर नहीं आया? चलो नहीं आया, मान लेते हैं कि आपके समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन आप लोगों को और समझाता हूं इसी तरह का, देखिएगा। तेंदुलकर इज वन ऑफ मैनी प्लेयर्स हु फॉर इंडिया। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस हैं। हैज प्लेड, ए ऑप्शन है हैज प्लेड। बी ऑप्शन है हैव प्लेड। बी ऑप्शन है हैव प्लेड। सी ऑप्शन है वॉज प्लेड। वॉज प्लेड। सी ऑप्शन है वॉज प्लेड। ठीक है, और डी ऑप्शन है वर प्लेड। इच्छा तो मेरी हो रही है कि ये भी आप लोगों को होमवर्क के लिए दूं, लेकिन फिर आप लोग कह देंगे कि सर जी जितने क्वेश्चन समझाए उतने ही क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया। 10 क्वेश्चन आपने समझाए और 10 क्वेश्चन हमसे और पूछ लिए। हालांकि होना तो यही चाहिए, पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही समझा दूंगा, इसको आप आंसर कीजिए इसका। तेंदुलकर इज वन ऑफ मेनी प्लेयर्स हु फॉर इंडिया। तेंदुलकर उन बहुत सारे प्लेयर्स में से है जिन्होंने इंडिया के लिए खेला। तेंदुलकर उनमें से एक है, बहुत सारे बच्चों में से है, बहुत सारे प्लेयर्स में से जिसने इंडिया के लिए खेला। ये यहां हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है? प्लेयर्स है। प्लेयर्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। प्लेयर्स कैसा नाउन है बेटा? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है इसलिए क्या आना चाहिए? प्लूरल ही आना चाहिए। अब दिक्कत एक और आ गई, यहां देखिएगा। प्लूरल में ये नहीं आएगा हैज प्लेड, हैव प्लेड आ सकता है, और प्लूरल में वॉज प्लेड नहीं है, और वर प्लेड भी तो प्लूरल ही है। कई कई बच्चे तो बेचारे यहां आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने प्लूरल भी तो 2 लिख दिए, तो कौन सा लिखें इसमें? क्योंकि सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस का है। तेंदुलकर खुद खेलने वाला है। तेंदुलकर जैसे बहुत सारे लोग उन्होंने खेला है, का मतलब सेंटेंस किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में आएगा, और यहां हम लिख देंगे हैव प्लेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई?
हैव प्लेड लिख देंगे, ठीक है। वन ऑफ द वाला रूल मत लगाना, यहां कौन सा लगाना, रिलेटिव प्रोनाउन वाला लगाना। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, प्लूरल है। ये समझ में आ गई बात भी। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस के लिए देते हैं मिसलेनियस प्रैक्टिस होती है, यानी उसमें टेंस के क्वेश्चन भी होते हैं, में पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी होते हैं, में नरेशन वॉइस के भी होते हैं, यानी सभी प्रकार के टॉपिक उसमें होते हैं। तो ये एक टेंस का क्वेश्चन है, आप सोल्व करोगे इसको। टेंस का एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिएगा। When Mr. Singh, the baby cried, she ran. Mr. Singh के साथ तो सी नहीं हो सकता। When Mrs. Singh, the baby cried, she ran to pick him up. जब मिसेस सिंह ने बच्चे को रोता हुआ देखा, सुना, तो वो उसको उठाने के लिए भागे। सी रैन, वो दौड़ी। उसी समय उसने सुना है, भाई बच्चे को रोते हुए उसने सुना है, तो इसमें भी हम क्या लिखाएंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, हियर्ड, HEARD। वेन मिस्टर सिंह हियर द बेबी क्राई, जब मिसेस सिंह ने बच्चे को रोते हुए सुना, सी रैन टू पिक हिम अप, वो उसको उठाने के लिए दौड़ी। वेन आई saw a lion coming towards me, जब मैंने एक शेर को देखा मेरी तरफ आते हुए, आई डैश डैश डैश, रन वर्ब बढ़नी है, अवे, आई रैन अवे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। जब मैंने शेर को देखा मेरी तरफ आते हुए, तब मैं वहां से क्या हो गया, भाग गया। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। यानी दोनों की दोनों एक्शन क्या हो रही हैं, लगभग साथ ही हो रही हैं, ठीक है। आई एंटर्ड द रूम एंड स्विच्ड ऑन द फैन। आई एंटर्ड द रूम, मैं कमरे में घुसा, आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द रूम एंड स्विच्ड ऑन द फैन। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप पे जब एक साथ होने वाली घटनाएं हैं तो वो एक ही टेंस में आती हैं, चाहे प्रेजेंट हो या फिर क्या हो, पास्ट हो। तो ये किस में आएगी, पास्ट के सिंपल में आएगी। क्यों आएगी, इसलिए आएगी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, हियर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा हुआ है। आंसर कर दो भी फटाफट। स्टिल रिमेन्स टू बी डन, अभी भी बहुत बचा हुआ है करने को। जैसे आप लोगों के पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है करने को, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, रिवीजन करना है, बहुत कुछ है करने के लिए बचा हुआ है। तो देखिएगा, एक क्वाइट तो नहीं आएगा। एक क्वाइट स्टिल का मतलब क्वाइट यानी तो बिल्कुल होता है, या नहीं आएगा। A few still remains, देखिएगा जब आपके पास यहां किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं है, तब आप उसको अनकाउंटेबल मान के चलेंगे, क्योंकि वो आता है वर्क, इसमें वर्क नाउन होता है, ठीक है। बहुत सारा काम अभी करने को बाकी है कुछ नहीं, वर्क कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या नहीं लिखेंगे, फ्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अनकाउंटेबल मान के इसको लिखेंगे। अब अनकाउंटेबल में हमारे पास दो हैं, अलॉट, देखो कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है, और लॉट्स। अब देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे, ए उधर है, ए के बाद में लॉट्स नहीं आ सकता, तो आप ऐसा तो नहीं लिखेंगे, लॉट्स ऑफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉट्स ऑफ लिखेंगे। जबकि ए है तो फिर क्या लिखेंगे, लॉट लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, लॉट्स नहीं लिखेंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी में, चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं हम। His second suggestion was better than his first suggestion. इसका आंसर करो भाई। ये देखिएगा आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर करो भाई इसका, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। हिज सेकेंड, पहले तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखो, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखो, इसका लिखो, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिएगा। सेकंड तो सेकंड बोलते हैं, से, कै, ए, ने और डे, सेकंड। दिख रहा है? क्या बोलेंगे इसको? सेकंड। सेकंड नहीं बोलेंगे इसको, बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, जबकि सेकंड नहीं होता, क्या होता है? सेकंड। अब इसको बताओ इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? कोशिश करो लिखने की, यदि नहीं आता है तो डिक्शनरी को चेक कीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है सजेशन। क्या है इसका? सजेशन। ए, दे, सजेस्ट, ए और ने, सजेशन। दिख रहा है? इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है? सजेशन। चे की साउंड होती है इसमें, हम अक्सर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सजेशन बोलते हैं, चे नहीं बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में QUASTION, क्वेश्चन में भी चे की साउंड होती है, क्वेश्चन बोलते हैं इसको, क्वेश्चन, चे की साउंड होती है। उसी तरीके सजेशन में भी ये किसकी साउंड होती है? चे की साउंड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो नई चीजें निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगी। कमेंट बॉक्स में लिखना भी कितने बच्चों को इन दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पता है। यदि पता है तो सीधा लिख दो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यस, बस ना लिख देंगे तो हम जान जाएंगे कि आपको पहले से पता थे। His second suggestion was better than his first. बेटर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ कौन कौन से यूज नहीं हो सकते वो देख लो, बस इतना ही समझना है इसमें। कंपेरेटिव डिग्री के साथ मोर का प्रयोग नहीं हो सकता कभी भी। क्या नहीं लिख सकते आप लोग? मोर बेटर नहीं लिख सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये फ्रेज बिल्कुल इनकरेक्ट है। मोस्ट बेटर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता कभी भी। वेरी बेटर ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को बनाने की वजह ये है कि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किन किन के साथ नहीं होता है। तो किन के साथ नहीं हो सकता? मोर बेटर नहीं लिख सकते, मोस्ट नहीं लिख सकते, वेरी नहीं लिख सकते, क्या क्या लिख सकते हैं? मच का प्रयोग किया जा सकता है, मच बेटर इज करेक्ट, ये सही है, मच बेटर लिख सकते हैं, फार बेटर लिख सकते हैं, मच बेटर लिख सकते हैं, फार बेटर लिख सकते हैं। ये दोनों ग्रामेटिकली क्या है? ठीक है। सेकेंड सजेशन वॉज मच बेटर देन हिज फर्स्ट सजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मच होगा। और क्यों होगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका सही आंसर मच क्यों है। क्लियर हो गई होगी बात, ये भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो भाई इसका। ऑफ वॉट ही सेड वॉज वेरी सेंसेबल। सेंसेबल का मतलब होता है समझदारी से भरा हुआ। सच ऑफ वॉट नहीं आएगा, वही बात है, ये भी अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है। उसने जो कहा उसमें से ज्यादातर जो था वो क्या था? समझदारी पूर्ण भरा हुआ था। एफ यू नहीं आएगा, एफ यू तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। ऑफ वॉट ही सेड अगर आता तो भी क्या था? डेफ्यू आता। ठीक है, यू तो आ ही नहीं सकता और डेफ्यू भी नहीं आ सकता क्योंकि अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा। मैनी नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा। सच नहीं है, क्या आएगा इसमें? मच आएगा। मच ऑफ वॉट, मच ऑफ वॉट ही सेड वॉज वेरी सेंसिबल। देखिएगा, ये भी देखिएगा, अब भी देखिएगा कैसी है।
सिंगुलर है, इसलिए फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, मैनी का प्रयोग नहीं हो सकता, सच का प्रयोग नहीं हो सकता, किसका होगा? मच का प्रयोग होगा। मच ऑफ वॉट ही डिड वॉज, मच ऑफ वॉट ही डिड, ज्यादातर जो उसने किया वो क्या था? वॉज, वॉज इरेशनल। जो ज्यादातर उसने किया वो क्या था? इरेशनल था। मच ऑफ वॉट ही स्पोक, मच ऑफ वॉट ही स्पोक, देखो इस प्रकार के सेंटेंस आप बना बना के देखो, समझे? मच ऑफ वॉट ही स्पोक वॉज, वॉज अ bitter truth, was a bitter truth। ज्यादातर जो उसने कहा वो क्या था? एक कड़वा सच था। तो मच ऑफ वॉट ही स्पोक, ठीक है। तो इसमें हमने मच लिखा, इसमें मच लिखा, और इसी तरीके से इसमें भी क्या आएगा? मच आएगा। समझ में आ गई होगी बात, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वी हैड टू स्टॉप फ्यू माइल्स, वी हैड टू स्टॉप फ्यू माइल्स, यहां क्या लिखेंगे? फ्यू से पहले क्या लिखें बताओ? उधर ऑप्शन है ईच, एक ऑप्शन है एवरी, सम और एनी। देखो फ्यू के साथ न तो सम आ सकता, सम फ्यू, एनी फ्यू, ईच फ्यू, ये होते ही नहीं। क्या होता है? एवरी फ्यू माइल्स। क्यों? इंटरवल बताने के लिए, अंतराल बताने के लिए, अंतराल बताने के लिए, अंतराल बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एवरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई गो टू जयपुर एवरी फ्यू डेज, आई गो टू जयपुर एवरी फ्यू डेज, आई गो टू जयपुर एवरी फ्यू डेज। तो हम क्या लेंगे इसमें? मतलब कुछ कुछ दिन से, एवरी फ्यू डेज का मतलब होता है थोड़े थोड़े दिन के अंतराल के साथ। तो एवरी का प्रयोग होगा। एवरी का प्रयोग क्यों किया हमने यहां? एवरी फ्यू माइल्स ही हैड टू स्टेप, हमें रुकना पड़ा, हमें रुकना पड़ा था हर थोड़े से मील के बाद, 10 मील के बाद, 5 मील के बाद। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एवरी लिखाएंगे। एवरी का प्रयोग इंटरवल के लिए किया जाता है, ऐसा मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डालता हूं। आप लोगों ने कहा कि सर इनको डिटेल्स एक्सप्लेन करो, तो हमने क्या कर दिया? इनको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको चीजें ठीक लगी हो और आपको लगता है कि आप टेलीग्राम चैनल पे इस प्रकार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उसके बाद क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज की इस क्लास में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट ठीक लगे, कौन कौन सी एग्जांपल्स ठीक लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब ये हमारी वीनस वर्ल्ड की एग्जाम ओरिएंटेड बुक, ये सारे क्वेश्चंस इन बुक्स में से मैं आप लोगों को देता हूं। ये सेकंड ग्रेड की 4 बुक्स हैं। ये चारों बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, और इन चारों बुक्स का कम से कम 4 बार रिवीजन यदि आप कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए चारों बुक, और इन चारों बुक्स का 4 बार यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। ये लिटरेचर की बुक है, इसमें सेकंड ग्रेड के लिए कंप्लीट लिटरेचर है, कंप्लीट थ्योरी, और 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब हैं, और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें है। ये ग्रामर की बुक है जिसमें 6000 प्रैक्टिस हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक हैं, वर्ड पावर के भी क्वेश्चंस में हैं। और ये मेथड्स के लिए है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड रीड प्री मेंस के बच्चे इसको जरूर लें। इसमें भी थ्योरी है और 700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं सारे, और उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व पेपर्स हैं, तो ये चारों बुक आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। और अब हैं फर्स्ट ग्रेड की बुक्स, ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं। ये पीवाईक्यूज हैं इसमें, यानी आरपीएससी ने जितने भी पेपर करवाए हैं फर्स्ट ग्रेड के, सभी पेपर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन। एक बार इस बुक को आप पूरी को पढ़ जाएंगे तो आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की हमने बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दी है।
ये पीजी लेवल की बुक है। पीजी लेवल मतलब फर्स्ट ग्रेड में जो पीजी वाला पोर्शन है उसके लिए इसमें वेस्टलैंड है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, बर्थडे पार्टी है, टेक्स्ट है इसका, और ट्राई द पिकॉक है, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है, डिटेल थ्योरी है, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनके एक्सप्लेनेशन है, और ये मैकबेथ और एज यू लाइक इट की बुक्स भी हैं, इनमें कंप्लीट टेक्स्ट पीवाईक्यूज वगैरह सब है इसमें। जो भी कैंडिडेट इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मेरे नंबर भी आप लोगों के पास है, मुझे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।